पंकज कुमार। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले इवोल्यूशन का सेकंड पार्ट। अभी तक आप बने रहे हैं वीडियो के लिए, तो अंत तक बने रहे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली हैं आप लोगों के लिए। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एनालोगस और होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में। देखो, बहुत बार क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया है। फिर हम लोग इंडस्ट्रियल मैनरिज्म पढ़ेंगे, फिर सैलिटेशन, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन क्या होता है, और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि डार्विनिज्म, लेमार्किज्म कैसे है, कैसे लिमिटेशंस है। ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहो एंड तक। ये पार्ट टू है इवोल्यूशन चैप्टर का। पार्ट वन ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं हम लोग, एक बार आप जाके देख सकते हो उसको। इसमें एडेप्टिव रेडिएशन हम लोग देखेंगे और सम थ्योरीज ऑफ द इवोल्यूशन, हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल एंड ह्यूमन इवोल्यूशन विल कम इन द थर्ड पार्ट। ओपन स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को याद भी होगा। आज की क्लास में हम लोग ऑपरेन हेल्डन एक्सपेरिमेंट से, एक्चुअली इट शुड बी हाइपोथेसिस, ओके। ऑपरेन हेल्डन हाइपोथेसिस एंड यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है ऑपरेन एंड हेल्डन हाइपोथेसिस, करेक्ट है। यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। ऑपरेन एंड हेल्डन का हाइपोथेसिस एक बार देखते हैं क्या है। फर्क क्या है हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट में? तो हाइपोथेसिस एक ऑब्जर्वेशन, एक साइंटिफिक आपका ऑब्जर्वेशन के आधार पे आप कुछ एक्सपेक्टेशन करते हो, एजम्पशंस लगाते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहेंगे। ठीक, कुछ डाटा, साइंटिफिक डाटा के बेसिस पे। और एक्सपेरिमेंट जब उसी ऑब्जर्वेशंस को उसी मतलब हाइपोथेसिस या फिर एजम्पशंस को आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव करोगे, तो उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो ऑपरेन हाल्डे ने कहा कि जो भी प्रीबायोटिक सूप बना होगा सदियों साल पहले, वहां पे जो हॉट प्रीबायोटिक सूप होगा, बहुत तेज गर्मी हुई होगी, और थंडर स्टॉर्म की वजह से यहाँ पे इसमें जो मौजूद मॉलिक्यूल्स है, जैसे वाटर था, मीथेन है, और क्या है, अमोनिया है, ये सारी चीजें हैं। तो इन सारी चीजों में क्या है कि थंडर स्टॉर्म्स की वजह से इनमें अमीनो एसिड की उत्पत्ति हो जाती है, और ये प्रीबायोटिक सूप जो आप कहते हैं, ये कोजरवेट के फॉर्म में बदलता है। कोजरवेट तब कहते हैं जब वो, आप समझो कि एक से दो बन जाते हैं। तो उसमें कोई भी सूप, कोई लिक्विड मटेरियल जिसमें मिथेन, अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन, ये सब है, थंडर स्ट्रॉम के प्रेजेंस में वो क्या कर जाते हैं, कोजरवेट की संरचना कर रहे हैं, बायोटिक सूप बना रहे हैं, या फिर बायोटिक प्रीबायोटिक ये सेलुलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो कि सेल्फ रिप्लिकेटिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ के लिए, सेल्फ रिप्लिकेटिंग, और एक से दो वो इस तरह से बना रहे हैं। तो उसको हम लोग कह रहे हैं उसको ओब्रायन हार्डिन ने कहा था कि ये इस तरह से लाइफ आई होगी। इसको होल डाइल्यूटेड सूप या फिर प्रीबायोटिक सूप कहते हैं, जो कोजरवेट का रूप लेती है। इसी चीज को उन्होंने मिलर और यूरे ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की जो बिलियंस ऑफ ईयर अगो था, जब धरती बनी होगी तब। तो उन्होंने क्या किया, एक जार लिया, जार ने एक ट्यूब, एक सेटअप लिया, जिसमें उन्होंने डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक करंट दिया, हाई वोल्टेजेस का, और उसका टेम्परेचर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया। उसमें क्या क्या मौजूद है, अमोनिया है, मीथेन है, वाटर है, हाइड्रोजन है, जैसे पहले इसमें धरती पे वातावरण रहा होगा तब। और उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, तो उनको एक्सपेरिमेंट में क्या मिला, उनको अंत में उनके एक्सपेरिमेंट में उनको क्या मिलता है, अमीनो एसिड। सबसे पहले अमीनो एसिड ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, इस तरह के अमीनो एसिड उनको उस एक्सपेरिमेंट में मिले थे, और हाइड्रोक्सी कंपाउंड, ओके, और लिपिड, यूरिया, लैक्टिक एसिड जैसे कंपाउंड्स भी मिलने की प्रूफ है। फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ द लाइफ कुड बी हैव originated कब, 3 बिलियन ईयर अगो। नॉन सेलुलर लाइफ बना होगा, ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ द लाइफ डिड नॉट पॉसिबली originated till the about 2000 मिलियन ईयर अगो। तो 20 बिलियन ईयर अगो लगभग, या कहो 2 बिलियन ईयर अगो लगभग, पहला लाइफ नहीं बना होगा। तो उससे पहले, उसके बाद ही कुछ बना होगा, ऐसा ये कहना चाहते हैं। तो ये जो लाइन है,
ये लाइन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सो ऑब्रेन हाल्डेन का एक्सपेरिमेंट खत्म होता है, उसके बाद से एक और आता है स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेमार्किज्म एक बार समझते हैं पहले। तो लेमार्किज्म क्या है? लेमार्किज्म, बैप्टिस्ट लेमार्क ने एक हाइपोथेसिस दिया एवोल्यूशन के रिगार्डिंग, कि जो भी ये बकरियां चर रही हैं घासें, ये घासें जब तक उनके पहुंच में है तब तक वो आराम से नीचे ऐसे घास चरते चले जाएंगे। जैसे ही घासें खत्म हो जाती हैं तो फिर घास नहीं बचती, तो फिर वो अपने गर्दन का उपयोग करके जो बड़े पौधे होते हैं उनको खाना शुरू करती है। तो इसके गर्दन के उपयोग से क्या होता है, ये यहाँ के जो मौजूदा सेल हैं उनमें ग्रोथ होता है और ये इसकी गर्दन बड़ी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जिराफ बकरियों का बकरियों से आया है। तो ऐसा लेमार्किज्म का कहना था, लेमार्क का कहना था। लेकिन आगे चल के देखते हैं कि लेमार्किज्म के जो जो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, कि जो भी उन्होंने बकरियों ने अपने गर्दन का यूज किया तो उनकी गर्दनें लंबी हो गई, तो उसको कहेंगे यूज और डिसयूज का एक प्रिंसिपल उन्होंने दिया। दूसरा उन्होंने प्रिंसिपल किया कि ये जो गर्दन लंबी हुई है ये सेम प्रॉपर्टी या सेम कैरेक्टर इस जिराफ के बच्चे में भी जाना चाहिए, और जिराफ के बच्चे का भी गर्दन लंबा होना चाहिए, तभी इवोल्यूशन हो पाएगा। तो कहा कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने रखा इसमें। तो ये हो गई दो बात, कि यूज एंड डिसयूजेज एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज गिवन बाय द लेमार्किज्म। ये अपनी किताब उन्होंने फिलोसफी जूलॉजी में छापा था। लिमिटेशंस क्या था इनका? लिमिटेशंस ये था कि इनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, ये हाइपोथेसिस ही थी। दूसरा था कि एक्वायर्ड ट्रेट कभी भी सोमैटिक सेल्स से नहीं जाते। एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है, कभी भी जनरेटिव सेल्स में होंगे तभी जाएगा वो जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में। जनरेटिव सेल्स मतलब क्या? जैसे अगर वो स्पर्म बनाने वाले सेल और एग बनाने वाले सेल में मौजूद है वो कैरेक्टर, तो ही वो जा पाएगा दूसरे जनरेशन में। लेकिन नेक्स्ट तो स्पर्म नहीं बनाता ना, नेक का काम नहीं है। कहाँ स्पर्म बनते हैं? टेस्टिस में बनते हैं। एग कहाँ बनती है? ओवरी में। तो वो कैरेक्टर, एक्वायर्ड कैरेक्टर, डू नॉट अफेक्ट जीन्स। तो जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो सोमैटिक सेल्स में मौजूद हो भी सकते थे इसके प्रिंसिपल के हिसाब से, लेकिन वो गैमेटिक सेल्स में नहीं थे। दूसरा है कि एक्वायर्ड रेटर डोंट अफेक्ट जीन्स। सो जो भी हम लोग सीखते हैं वो हमारे जीन में बदलाव नहीं करता। जैसे कि अगर मान लो कि आप बहुत अच्छे हैं स्पोर्ट्स में, और आप होने वाला आपका बच्चा जो वो भी स्पोर्ट्स में अच्छा हो, ऐसे जरूरी नहीं है ना। तो जो भी आपने सीखा अपने मेहनत के बल पे, आप डॉक्टर बनते हो अपने मेहनत के बल पे, आप साइंटिस्ट बनते हो, आप आईएएस बनते हो, कुछ भी बनते हो अपने मेहनत के बल पे। जरूरी नहीं है कि सेम नॉलेज, सेम कैपेसिटी आपके होने वाले बच्चों में, या फिर आपके पेरेंट्स से सेम कैपेसिटी आपके पास नहीं। तो वो एक्वायर्ड कैरेक्टर कभी भी जीन में नहीं घुसते हैं, ठीक है? जीन में कोई बदलाव नहीं करते हैं। तीसरा लिमिटेशन था अगस्त विस्मैन एक्सपेरिमेंट ने। तो अगस्त विस्मैन ने क्या किया कि माउस को लिया और माउस के पूंछ काटे। एक बार काटा तो उसके बच्चे में भी देखा कि पूंछ आ रहा है, फिर उनके भी पूंछ काटे, फिर देखा उन मतलब दो माउस को लिया जिनके पूंछ काट दिए, और फिर उनको रिप्रोड्यूस कराया, तो उनके बच्चों में भी, माउस के बच्चों में भी पूंछ आ गया। तो फिर इसकी भी पूंछ काटी, फिर बिना पूंछ वाले दो माउस को रिप्रोड्यूस कराया, फिर से उसके बच्चों में पूंछ आ जा रहा था। मतलब कि जब माउस अपनी पूंछ का उपयोग कर ही नहीं रहा तो उसके बच्चों में पूंछ कहाँ से आ रहा है? तो ये यूज और डिसयूज यहाँ पे गलत हो जाता है। तीसरा है विस्मैन बैरियर। सो विस्मैन बैरियर जो मैंने गैमेटिक वाला बताया था कॉन्सेप्ट, वो विस्मैन बैरियर को बताता है कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो सोमेटिक कैरेक्टर्स, जो गर्दन बड़ी भी हो रही है तो वो गर्दन तो गैमेट्स नहीं बनाने वाली। अब गर्दन गैमेट नहीं बनाएगी तो वो बड़ा होने का, गर्दन बड़े होने का कैरेक्टर कैसे जाएगा बच्चों में? ऐसे तो नहीं पता हो पाएगा ना। तो वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आपके गैमेटिक सेल्स में होने चाहिए, तभी वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा। सो ये था लेमार्किज्म। अब हम लोग बात करते हैं डार्विनिज्म। सो डार्विनिज्म को समझने से पहले, ये एनसीईआरटी में दी गई है तो इसको थोड़ा ध्यान से समझो।
पैंसपर्मिया जो थ्योरी थी वो उसका अर्थ क्या था कि किस कुछ साइंटिस्ट जैसे सेवेंट सेवेंट आर्नियस का मानना ये था कि जो धरती पे जो जीवन आया है वो जीवन कहीं बाहर से आया है स्पोर्स के फॉर्म में, है ना। जिसमें एनिमल क्यूल्स होते हैं, मतलब एनिमल की संरचना होगी, आदमी जैसी संरचना होगी, या फिर घोड़ा का स्पोर आया होगा जिसमें घोड़े की जैसी संरचना कुछ होंगे, छोटे घोड़े, और वही फिर बड़े हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा उनका मानना था कि पहली बार धरती पे इस तरह से आया होगा, स्पोर के फॉर्म में लाइफ आई होगी, वो कहीं कहीं और दुनिया से आई है, हम लोग अपने आप नहीं आई। तो ये थी पेंसपर्मिया। अब डार्विनिज्म थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि यही चैप्टर हमें समझना है। ये डार्विन साहब, चार्ल्स डार्विन, कहाँ गए थे ये? सही जवाब, ग्लेपागोस आइलैंड। एक शब्द आपने पढ़ा होगा, आर्किपिलैगो। आर्किपिलैगो का मतलब क्या होता है, उस पर चर्चा करेंगे। सो एचएमएस बीगल शिप में वो अपने फंडिंग के थ्रू, जो कि उनको लंदन से मिली थी क्वीन के द्वारा, उसके द्वारा फंडिंग की मदद से वो कहाँ पहुंचे? आर्कीपिलागो। आर्कीपिलागो मतलब there are numbers of the island which are situated nearby each other, and that island consists of the so much of volcanic um, mm, mountains, or we can say hills. So such kind of mountain you can see here. तो वो mountains इस तरह से हैं, volcanic actively माउंटेन्स या आइसलैंड्स को हम लोग आर्किपिलागो कह रहे हैं, और बहुत सारे होंगे, एक ही दो नहीं होंगे, बहुत सारे छोटे 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 अलग अलग जगह पे होंगे। सो उन्होंने अपनी किताब लिखी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, और उनकी जो दो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन। सम सारे ऑर्गेनिज्म के हैं, हम लोग सब डिसेंडेंट है, मतलब हम अपने पूर्वजों के द्वारा ही यहाँ तक पहुंचे हैं, और हम में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, ये बात तो मानते हैं। दूसरा है, इन्होंने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मॉडिफिकेशन की वजह से होता है। तो जो भी मॉडिफिकेशन हुआ, उस मॉडिफिकेशन की वजह से हम लोगों को नेचर सेलेक्ट करता है कि मतलब अच्छे वाले रह जाएंगे, कमजोर नहीं रह पाएंगे। इस तरह से आपको सरवाइव करना पड़ता है। ये तो हर जगह है ना, नीट के भी एग्जाम में देख लो। तो जब तक आपको बहुत एफर्ट लगा के आप अपने आप को बेहतर नहीं बनाते तो फिर वो एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं। ये अलग बात है कि कहीं कहीं पे लीक होने की खबरें आती है, तो वो भी फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। बट हमारे पास वो रास्ता तो नहीं है, और ना ही चुनना है वो रास्ता। तो हमारे पास एक ही रास्ता है, मेहनत का रास्ता, उसको हमें अपना हथियार बना के आगे बढ़ते जाना है। सो वी आर नेवर गोइंग टू बी लूज आवर गेम, ओके, हमें जीतना ही होगा। सो जीतने की उड़ान लेके आ गई हमारी डार्विन फिंचेस। तो डार्विन फिंचेस कहीं ना, उन्होंने उनका ऑब्जर्वेशन में बता रहा हूँ कि जब वो आइसलैंड पे पहुंचे तो वो तो एक आइसलैंड था जहाँ पे कोई कनेक्टिविटी पहले नहीं थी। ऐसा नहीं कि पहले से वहाँ पे कोई लोग रहता था या फिर कोई और जाके रह रहा था। वहाँ कोई आदमी, कोई जीवन, मतलब ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस नहीं था। तो अब जब ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरफेरेंस नहीं था तो कोई तो पंछी को लाके वहां रखा नहीं था। चाहे कोई टॉर्टोइज टॉर्टोइज तो मान लो, समझ लो समुद्र के माध्यम से भी आ गए, पंछी उतने दूर सफर करके आए। तो जब भी कोई पंछी वहां पे गई होगी, जैसे डार्विन फिंचेस बहुत लंबा सफर पहुंच करके इस आर्किपेलागो पे पहुंची, तो वहां पे एक पंछी से लगभग 14 वैरायटीज बन गई, सॉरी 13 वैरायटीज बन गई, एक तो खुद जो आई थी वो। तो एक डार्विन फिंचेस से लगभग 13 वैरायटीज बनी थी, उस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। और इसी पे जो 13 वैरायटीज बनी है, उनके तीन टाइप्स होते हैं। और यही एक्सपेरिमेंट इनका, डार्विनिज्म, चार्ल्स डार्विन का ही एक्सपेरिमेंट हमें तीन चार चीजें हमें समझाता है, जहाँ से इवोल्यूशन बढ़ के आगे बहुत आगे तक जाती है। इसी में हम लोग पढ़ने वाले नियो डार्विनिज्म, एविडेंस फॉर द इवोल्यूशन, एडेप्टिव रेडिएशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, और हार्डी-वेबर प्रिंसिपल। तो हार्डी-वेबर प्रिंसिपल तो हम लोग यहाँ पे अभी नहीं पढ़ पाएंगे, बट देखते हैं। नियो डार्विनिज्म में क्या है कि इन्होंने तो जो भी ऑब्जर्व किया,
और जो भी उन्होंने देखा एग्जैक्टली उसको उन्होंने लिख दिया। लेकिन वो इवोल्यूशन का मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, शरीर में हमारे ऐसा क्या है जिसकी वजह से इवोल्यूशन हो रहा है। तो ये बात उन्होंने नहीं समझाई थी। तो ये बात तब हमें ज्यादा क्लियर होती है जब मेंडल को एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है। हालांकि मेंडल का जो प्रूफ था वो पहले ही आ चुका था, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं था। लेकिन जैसे ही मेंडल के एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट किया गया था, उसके बाद से उन्होंने समझा कि जो इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन की थ्योरी जो चार्ल्स डार्विन ने दी है, वो कहीं ना कहीं मेंडल के साथ मैच हो रही है। मैच इन द सेंस कि जब तक हमारे जीन में म्यूटेशन नहीं होगा तो फिर कोई नया कैरेक्टर नहीं बनेगा, और नया कैरेक्टर नहीं बनेगा तो हम कैसे कहेंगे कि कौन सा कैरेक्टर अच्छा है और कौन पुराना वाला कैरेक्टर अच्छा है या नहीं है। तो फिर नया कैरेक्टर या इवोल्यूशन का मेन सोर्स क्या है? म्यूटेशन। म्यूटेशन कहाँ होगा? डीएनए में। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? जो भी हमारे डीएनए में सीक्वेंस होता है, डीएनए का सीक्वेंस होता है, उस डीएनए में किसी भी प्रकार का बदलाव, वो म्यूटेशन कहलाता है। और म्यूटेशन भी कैसा होना चाहिए? हेरिटेबल म्यूटेशन होना चाहिए, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि म्यूटेशन मेरे नाक में हुआ और फिर वो म्यूटेशन मेरे गैमेट्स में नहीं है दिख रहा, और फिर मैं कहूँगा कि उस म्यूटेशन से इवोल्यूशन हो गया। नहीं ना, क्योंकि गैमेट ही जाएगा प्रोजेनी में, गैमेट से ही बनेगा प्रोजेनी। तो म्यूटेशन शुड बी हेरिटेबल। ये था नियो डार्विनिज्म, मतलब डार्विन की थ्योरी को और मेंडल की थ्योरी को दोनों को मर्ज करके जो अंडरस्टैंडिंग थी वो नियो डार्विनिज्म कहलाती है। सो दिस इज आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आर्कीपिलागो समथिंग लुक्स लाइक दिस, और हमारी डार्विन फिंचेस बहुत लंबा सफर करके यहाँ पे पहुंची है और यहाँ पे कहीं बैठती है। अब जैसे ही ये पहुंचेगी अलग अलग आइसलैंड पे, तो उनके पास खाने के लिए क्या होगा? कहीं कोई छोटा एनिमल होगा, कहीं फिश होगी, कहीं क्या होगी, वाटर वीड्स होंगे, कहीं फ्लावर होंगे, कभी इंसेक्ट होगा, कोई नट्स होगा, कुछ अलग। तो इस आधार पे उनकी खाने के हैबिट के आधार पे या उनके अलग अलग हैबिटेट के आधार पे उन्होंने अपने आप में एक्चुअली इवॉल्व किया। तो एनिमल खाने वाले के पास क्रैकर भी का है, शक्कर भी का है, इस तरह से फिश खाने के पास। तो इनकी में क्या फर्क है? इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्क है इनकी बीक्स में। इनकी चोंच है जो वो अलग अलग है ना। और ये चोंच किस आधार पे है? उनके हैबिटेट के आधार पे। तो हालांकि यहाँ पे मैंने समझाने के लिए अलग अलग पंछी लिया है, बट ये है एक्चुअल में आपके सारे डार्विन फिंचेस। इनकी चोंच में बहुत अलग अलग बदलाव है ना। तो आई तो थी एक पंछी, लेकिन अब उससे क्या हो गया? हमारे पास टोटल 13 डार्विन फिंचेस बन गई। ठीक है। तो यहाँ पे इनको कैटेगराइज किया गया ग्राउंड फिंचेस में, ट्री फिंचेस में, वेबलर फिंचेस में। मतलब कि जो नट्स वगैरह खा रही है, जो पेड़ पे रह रही है ना, जैसे वुड पिकर होती है उसकी चोंच लंबी होती है ना, उसको इस तरह से मतलब पेड़ों में खोद खोद के अपने इंसेक्ट्स खोद ढूंढने पड़ते हैं। सो इस तरह से उनकी बीक में बदलाव आया। तो इससे आपको क्या समझ में आया? आप क्या समझे इससे, बताओ। कि जब भी हमें हमारे पास कठिनाइयाँ आती है, तो हमें उन कठिनाइयों से एक नई अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, ना कि हमें रोना चाहिए कि हाँ यार ये तो बहुत टफ एग्जाम है, इससे इससे तो हो नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है। तो जब आप हार मान लोगे तो आप हार जाओगे। डार्विन फिंचेस की तरह आपको हार नहीं मानना है। आपको उनके कठिनाइयों को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है। जैसे डार्विन फिंचेस आई तो एक थी, लेकिन अब कितनी बन गई? उसमें एडेप्टिव रेडिएशन हुआ और वो कम से कम 13 डिफरेंट वैरायटीज बनाई। तो ये अपॉर्चुनिटी का एक सिग्नल भी है। ठीक है। सो नेवर लूज अ गेम, नेवर ट्राई टू, डोंट लूज एनीथिंग एंड डोंट लूज योर होप इफ यू आर फेसिंग अ डिफिकल्टीज। सो डिफिकल्टीज आ रही है तो आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए ही है। सो लेट्स कंटिन्यू। तो डार्विन फिंचेस के ये जो थ्योरी थी, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग थी, उन्होंने और भी जानवरों को पढ़ा था, जैसे टॉर्टोइज वगैरह भी देखा था, बट हम लोग डार्विन फिंचेस के आधार पे पढ़ते हैं। सो इवोल्यूशन की थ्योरी किस आधार पे दी? कि इवोल्यूशन इज नॉट एज सच, ये अपने आप ही नहीं हो गया, वो उसमें ग्रेजुअल बदलाव हुआ है।
हर जीवन में धरती पे जो भी आपको ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, उनका कोई ना कोई कॉमन डिसेंडेंट है। कॉमन डिसेंडेंट मतलब कि हमारे पूर्वज जरूर हैं, और हम किसी एक ही पूर्वज से इतनी वैरायटीज बनी होंगी। तीसरा पॉइंट क्या है? ग्रेजुअलिज्म। मतलब ये इवोल्यूशन एक ही दिन या एक रात में नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे हुआ है। तीसरा क्या है? चौथा क्या है? सफिशिएंट रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। सो जो भी इवोल्यूशन होगा, अगर वो इवोल्यूशन रिप्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, तो वो इवोल्यूशन नहीं कहलाएगा। सो इवोल्यूशन मस्ट हैव टू बी actively sustainable in the reproduction. Okay. Third, sorry, last one is the most important, that is called as a natural selection. नेचुरल सिलेक्शन क्या कहते हैं? ये नॉन रैंडम प्रोसेस है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? ये क्या है? हमारा नॉन रैंडम प्रोसेस है। नॉन रैंडम प्रोसेस का मतलब क्या? कि रैंडमली नहीं होगा वो। एक ये रैंडम, so it's not a non random process, it's a kind of random process by which, मतलब रैंडमली हो जाएगा ये, ठीक? प्रोसेस बाय विच बायोलॉजिकल ट्रेट बिकम मोर और लेस कॉमन इन द पॉपुलेशन, ठीक है? कोई भी ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है उनकी संख्या किसी एक पॉपुलेशन में, और किसी एक ही पॉपुलेशन में उनकी संख्या घट सकती है। सो एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि एक एक तालाब में अगर बहुत सारे फ्रॉग हैं, तो फ्रॉग में जो लंबे समय तक तैर सकता है वो उसमें सरवाइव करेगा, जो नहीं तैर पाएगा वो खत्म हो जाएगा। और भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हैं, बट क्लास में जो भी, अगर आपने खुद को मतलब कमजोर समझ रखा है, तो फिर आप सरवाइव नहीं कर पाओगे सिंपली। आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा प्रोग्राम्स में। सो नेचुरल सिलेक्शन से दो चीजें इंपॉर्टेंट आती है: सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और एडेप्टिव रेडिएशन। सो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब सेम है, क्लासरूम है। क्लासरूम में अगर आपको सस्टेन करना, वहाँ पे रुकना है, सो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव इन मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज। तो आपको पढ़ने में भी तेज होना पड़ेगा, स्पोर्ट्स में भी तेज होना पड़ेगा, और कल्चरल एक्टिविटीज में भी होना पड़ेगा। कोई ज़्यादा बकवास करता है तो उसको जवाब भी देना आना चाहिए। सो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव, अदरवाइज आपको दबा दिया जाएगा। तो हालांकि ये क्लास की एक्टिविटी पे तो नहीं होता, बट बहुत समय तक किसी वर्ग को दबाया जाएगा तो वो एलिमिनेट हो सकते हैं। समझे? सो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्या कहता है कि जो भी फिट होगा नेचर में, उसको नेचर सेलेक्ट कर लेगी। तो आप ऐसा उदाहरण दो, देखो कि कोई खेत है, खेत में आपको कोई वीड तो चाहिए नहीं ना, पनप जाते हैं, तो आप उसी तरह के वैरायटी को, पौधे को बोओगे जो अच्छी उपज देगी, है ना? तो हर बार आप वैसे ही बीज इकट्ठा करोगे जो अच्छी उपज दे सकती है। टमाटर हो, बैगन हो, गाजर हो, कुछ भी। तो आप क्या कर रहे हो? सेलेक्ट कर रहे हो एक अच्छी क्वालिटी को, और जो खराब क्वालिटी के बैगन होंगे उनको आप एलिमिनेट कर दोगे। जो खराब क्वालिटी के गेहूं के बीज होंगे उसको आप हटा दोगे। तो आपने अच्छी क्वालिटी के रखे और बाकी खराब को हटा दिया, तो ऑटोमेटिकली जब आप नेक्स्ट टाइम बोओगे तो अच्छी क्वालिटी के ही बीज बोओगे, और आने वाली जो पॉपुलेशन होगी उसमें खराब वीट या खराब उपज के चांसेस बहुत कम होंगे। तो इस तरह से आपने किसी एक ही पॉपुलेशन को बढ़ावा दिया। तो वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, बट नेचर भी सेलेक्ट कर रही है उसी तरह से, है ना? मोस्टली। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और एडेप्टिव रेडिएशन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट से आता है। ये क्या कहते हैं? इट इज द अमाउंट ऑफ द ट्रेड सेलेक्टेड इन द पॉपुलेशन रिजल्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सक्सेस, बट नॉट ओनली रिप्रोडक्टिव सक्सेस। ये थोड़ा अजीब बात है ना, कि सेलेक्टेड इन द पॉपुलेशन। सो कोई भी हमारे वातावरण में, हमारे नेचर में कोई एक खास तरह का ट्रेट, ट्रेट मतलब कोई कैरेक्टर जो रिप्रोड्यूस हो पा रहे हैं, वो कैरेक्टर नेचर सेलेक्ट करता है। ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो जो कैरेक्टर है, जो ट्रेट है, वो रिप्रोड्यूसिंग होना चाहिए, मतलब कि वो गैमेट में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी हो कैरेक्टर। तो अगर वो गैमेट में है तो फिर नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, और वो रिप्रोड्यूस होके उसके सेलेक्ट होने के चांसेस हैं। ये इस बात पे निर्भर भी नहीं करता कि आपने कितने बच्चे पैदा किए हैं।
ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो जो कैरेक्टरेट है वो कितना मॉडिफाइड है, कितना एक्टिव है उस नए इन्वायरमेंट में रहने के लिए, ठीक है। तो कभी कभी होता है कई जानवर बच्चे तो बहुत ज्यादा पैदा करते हैं, लेकिन उनकी देख रेख वो नहीं कर पाते हैं, उनको खाना नहीं खिला पाते हैं, तो धीरे धीरे उनकी संख्या घट जाती है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि नेचर में ह्यूमन बीइंग एक टाइम में एक ही बच्चा देता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग उसकी सही से पालन पोषण कर पाता है। लेकिन मछलियों के बच्चे अगर आप देखो तो मतलब हजारों हो सकते हैं, क्योंकि उन क्योंकि उसमें हजारों में से हजारों नहीं जी पाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो खा, कोई बड़ी मछली खा जाएगी, कोई कहीं भटक जाएगा, कोई मर जाएगा पानी में। तो तो इसलिए हजारों में से कम सैकड़ों मछली जिंदा रहे, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करती है। यहाँ पे एक टर्म आता है अल्ट्रिज्म। कभी कभी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपनी कुर्बानी दे देते हैं, है ना। और ये नेचर का एक अलग बहुत बेहतरीन रूप है, जिसको हम लोग इस चैप्टर में तो नहीं पढ़ रहे हैं, इकोसिस्टम में पढ़ा जाता है। altruism means what? Self sacrifice of a organism for a fitness of the other organism. So कुछ ऑर्गेनिज्म अपने ही सेक्रीफाइस दे देते हैं अपने बच्चों को पैदा करने के लिए, अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन इज द एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब क्या हुआ कि समय के साथ आपने कुछ नए गुण लिए हैं, अच्छे गुण, ठीक है। तो नए गुण की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि अच्छे गुणों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एडेप्टेशन इज द मॉडिफिकेशन इवॉल्व ऑफ ए ट्रेड ड्यूरिंग द नेचुरल सिलेक्शन। सो जो भी मॉडिफिकेशन हमें मिले हैं नेचुरल सिलेक्शन के दौरान, वो ही उसी को हम लोग एडेप्टेशन कह रहे हैं। सो हो सकता है मल्टीपल ट्रेड कैन बी अडेप्टेड फॉर फ्रॉम डिसेंडेंट ड्यूरिंग द नेचुरल सिलेक्शन which radiate of a different habitat form new population, and that should be reproductive isolation. This is the very important point, okay. So ऐसा नहीं कि आपने जो डार्विन फिंचेस ने 13 फिंचेस बनाए आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, तो वो 13 के 13 फिंचेस आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एक नई स्पीसीएशन आएगी। तो एडेप्टिव रेडिएशन से क्या होता है, एक नई स्पीसीज का निर्माण होता है, जो कि आपको समझना है कि जो कि पॉसिबल है नए हैबिटेट की वजह से, ठीक है। नए हैबिटेट में वही ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाएगा जिसके पास मॉडिफाइड ट्रेट है, मॉडिफाइड कैरेक्टर है। अगर मॉडिफाइड कैरेक्टर है तो नए हैबिटेट में और सरवाइव कर पाएगा, अदरवाइज वो एलिमिनेट हो जाएगा। और जैसे ही नए हैबिटेट में वो सरवाइव करेगा तो उसमें नए गुण इकट्ठा होते चले जाते हैं, जो कि नए स्पीसीज का निर्माण करते हैं। एंड दैट इज देयर विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि the organism is not going to reproduce with the ancestors, like again वो जिससे भी डिसेंडेंट हुआ है उसके जो भी डिसेंडेंट होंगे उनके साथ वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो बिल्ली किसकी मौसी है? शेर की मौसी। गॉट इट ना। तो वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट क्लासेस सेम होंगे। डार्विनिज्म में एडेप्टिव रेडिएशन को एक बार समझते हैं। सो ये जो डायग्राम है एक बार इसको अच्छे से याद रखना। ऑस्ट्रेलियन एडेप्टिव रेडिएशन मार्supial ऑफ ऑस्ट्रेलिया कि एक ही मार्supial से इतने सारे बने हैं। और ये है स्पीसीएशन जो हमें आ, बताई गई है। एक मिनट, जस्ट ए मिनट। अब क्या हो गया? हाँ, सो आप एक बार प्रीवियस वीडियो एक बार जाके देखोगे। तो हालांकि वो एक स्लाइड से एक बार आप पॉज करके भी वीडियो रिवर्स करके देखना। सो उसमें मार्supials और सो उसमें ऑस्ट्रेलियन मार्supial और प्लासेंटल मैमल का कंपैरिजन है। उसको नाम के साथ कुछ याद कर लेना, कभी कभी पूछ भी सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म और ड्रग रेजिस्टिव बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आई टुक एग्जांपल एज एचआईवी। सो
यहाँ पे देख रहे हो कि जब भी बैकग्राउंड चेंज है, यहाँ पे लगभग इंग्लैंड की कहानी बता रही है कि 90s की सेंचुरीज में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से पहले जो पॉल्यूशन था बहुत कम था। पॉल्यूशन कम था तो दीवारें और वुड क्या होते हैं, एकदम नेचुरल कलर में थी, है ना। जिसकी वजह से ये जो मौत है, वाइट कलर की मौत है। समथिंग इज रॉन्ग हियर आई थिंक। ओके, हालांकि ये प्रेजेंटेशन ऐसा ही है कि आपको वाइट ही दोनों में ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख जाएगी, बट कॉन्सेप्ट ये है कि वाइट बैकग्राउंड है तो वाइट बैकग्राउंड में वाइट वाली जो होती है वो छुप जाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की बात कर रहे हैं ना, वाइट बैकग्राउंड में वाइट वाली छुप जाती है और ब्लैक वाली दिख जाती है मौत। तो जो भी बर्ड्स होती है उसको आके खा जाती है ब्लैक वाली को। तो ऑटोमेटिकली ब्लैक वाली का कोई दोष नहीं है कि उसको खा जा रहे हैं, लेकिन नेचर ऐसा है कि ब्लैक वाले की पॉपुलेशन घट जाती है, व्हाइट वाले की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। सो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। दूसरा क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की कहानी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद की कहानी क्या है कि जो ब्लैक कलर की जो मौत है वो बैकग्राउंड में जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की वजह से जो भी ब्लैक बैकग्राउंड हुआ है उसमें वो छुप जाती है और व्हाइट वाली अब नहीं छुप पाते। जब व्हाइट वाली अब नहीं छुप पा रही है तो फिर ऑटोमेटिकली वो इलिमिनेट हो जाएगी। तो अब जब भी बर्ड आएगी तो व्हाइट वाले को पिक करके खा जाएगी। इजीली विजिबल है, ये सारे पॉइंट्स एक बार आप इसको पढ़ लोगे। ड्रग रेजिस्टेंट एचआईवी, तो यहाँ पे एग्जांपल दिखाया गया है कि समझ लो ये वायरस है एचआईवी के, और इसमें से रेड स्पॉट जो है वो रेड वाले क्या है, ड्रग रेजिस्टेंट है। ये हमें पता नहीं चलता, पता नहीं रहता, लेकिन अपने आप ही की क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जो बहुत शांत होते हैं और वो इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें आ, बहुत सारी खूबियां होती है लेकिन बाहर नहीं आती है ना। तो ऐसे समझो कि ये ड्रग रेजिस्टेंट है लेकिन दिखने में सब एक ही जैसे वायरस है। पता नहीं कर सकते, बहुत पॉपुलेशन ज्यादा भी होती है। आपने ड्रग दवा खाई, ए नाम की कोई दवा खाई एड्स के लिए। अब उसने क्या किया, ऑलमोस्ट अब ब्लू वाले लगभग लगभग क्या हो गया, ब्लू वाले को क्या किया आपने, मतलब खत्म कर दिया, है ना। तो सारे जैसे रेजिस्टेंट जो ड्रग सेल्स होंगे अब वो रह जाएंगे, खाने मतलब दवाई खाने के बाद भी वो क्या हो जाएंगे, रह जाएंगे। तो जो भी नॉन रेजिस्टेंट थे, ये रेड कलर इंडिकेट कर रहे हैं इसमें कि जो मर जा रहे हैं, ठीक है, ड्रग से। सो जैसे आपने ड्रग खाया तो बहुत सारे जो ब्लू कलर के जो वायरस थे वो क्या हो गए, अब रेड हो गए क्योंकि वो मरने लगे। लेकिन कुछ ना कुछ वायरसेस ऐसे थे वो अभी भी रेजिस्टेंट है इस दवाई से। तो आप दवाई ज्यादा से ज्यादा खाओगे बार बार तो ये जो ब्लू वाले जो है रेजिस्टेंट है वो रह ही जाएंगे और वो एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे इस शरीर से। अब जब भी ये पॉपुलेशन, जब भी ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो अपनी संख्या बढ़ाएंगे, और उनके जो होने वाले बच्चे होंगे इन वायरसेस के, जो अब जो बच्चे होंगे जो और भी वायरसेस बनाएंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, ड्रग रेजिस्टेंट हो जाएंगे। तो आप लाख दवाइयाँ खा लो, वो बैक्टीरिया अब खत्म नहीं होने वाला, वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। इसका मतलब एक समय ऐसा होता है एंटीबायोटिक खाने के बाद से क्या होता है कि कुछ पॉपुलेशन होते हैं बैक्टीरिया की, वो हमारे शरीर में रेजिस्टेंट हो जाती है ड्रग या उस दवाई के लिए रेजिस्टेंट हो जाती है, मतलब कि वो उस पे दवाई पे, दवाई का उन बैक्टीरिया पे कोई असर नहीं होता और फिर वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाती रहती है और हमें यूं ही बीमार कर देती है। सो इट्स ऑल रिटन हियर, यू कैन रीड बाय योरसेल्फ। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन क्या ही बता रही है, एग्जांपल क्या एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है, मतलब हम लोग अपने आप से ही दवाइयाँ ले रहे हैं, या कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जो नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही है जैसे पॉल्यूशन या ड्रग या बायोमैग्निफिकेशन या कुछ पेस्टिसाइड हर्बिसाइड्स, सो वो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन कहलाती है और उसका कुछ ना कुछ बैड इम्पैक्ट पड़ता है। सो यहाँ पे सिलेटेशन है, सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ये हालांकि होता नहीं है, ये छोटे पॉपुलेशन हो सकता है। हम लोग ने देखा कि जो इवोल्यूशन है ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे तो 2-4 जनरेशन के बाद ही ये बैक्टीरिया जो है ड्रग रेजिस्टेंट
viruses, they will increase their number within few generations. तो ये डिपेंड करते हैं। ह्यूगो डेवरिस ने कहा कि believed that mutation caused speciation and hence called it selection, single step large mutation. So म्यूटेशन से स्पीसीएशन होता है। अब डार्विनिज्म, नियो डार्विनिज्म तो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। हम लोग नियो डार्विनिज्म समझ चुके हैं, एडेप्टिव रेडिएशन भी हम लोग समझ चुके हैं, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी अभी समझ जाएंगे बस। एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, उससे पहले आपको पता है कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे काम करता है और क्या क्या कंडीशन होता है नेचुरल सिलेक्शन के लिए। अगर आपको पता है तो प्लीज आप अपने कमेंट में आपको बताना है, ठीक है, ऐसे खाली नहीं बैठना है। तो कमेंट में आप मुझे बताओ और देखता हूँ कि कितने लोगों का सही जवाब आता है। आह, ठीक है, मैं बताता हूँ। सो हाउ नेचुरल सिलेक्शन वर्क। नेचुरल सिलेक्शन के लिए तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात की जो भी ट्रेट है, जो भी गुण है ना, वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, सब में वो गुण नहीं होना चाहिए, वरना सारे के सारे तेज हो जाएंगे तो फिर कोई फेल ही नहीं होगा, कोई सबको नौकरी नहीं दे पाएंगे ना। सो सबको एमबीबीएस की सीट नहीं मिल पाएगी। सो वही है कि आपको नेचुरल सिलेक्शन में क्या होगी, वेराइटीज होनी चाहिए, डिफरेंसेस होना चाहिए, वेरिएशन होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो वेरिएशन है वो हेरिटेबल होना चाहिए। हेरिटेबल मतलब क्या, कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना चाहिए। तीसरी बात क्या थी, रिप्रोडक्शन, कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर सके, या फिर जो भी बच्चे पैदा कर रहे हैं उनके सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाए। कंडीशन फॉर द नेचुरल सिलेक्शन सेम ही है लगभग दोनों का आंसर, कि वेरिएशन होना चाहिए, है ना। गैमेट्स में वो कैरेक्टर्स होने चाहिए रिप्रोड्यूस करने के लिए, रिप्रोड्यूसिबिलिटी बनी रहनी चाहिए, और ट्रेट्स जो होते हैं वो वो नॉन रैंडम नहीं होना चाहिए, मतलब रैंडमली वो होगा, ठीक है, ये कंडीशंस हो गए। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी हम लोग गायों का ब्रीड बनाते हैं तो हम लोग अच्छी गाय बनाने के लिए क्या करते हैं, अच्छी गायों के लिए हम लोग इंटरब्रीड क्रॉस कराते हैं, एक ही प्रजाति में बहुत बार क्रॉस कराते हैं, तो उस तरह से कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, तो रैंडमली वो पॉपुलेशन में क्रॉस होना चाहिए। और साथ 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 पॉपुलेशन की साइज भी बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन क्या क्या अभी तक हमें पता है इवोल्यूशन के बारे में। सो इवोल्यूशन के लिए हमें अलग अलग कॉन्सेप्ट है, जिसमें से एक एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन है, ये अर्नेस्ट हैकेल ने दिया गया था। इसको हम लोग कहते हैं ऑन्टोजेनी रिकैप्टुलेट्स फाइलोजेनी। मतलब जो फाइलोजेनी मतलब कि आप जब भी देखते हो इवोल्यूशन जो हुआ है हमारा एम्ब्रियोलॉजी के आधार पर अगर देख रहे हैं तो हम लोग उसको ऑन्टोजेनी फाइलोजेनी कहते हैं, ठीक। सो वही आपने देख लिया कि एम्ब्रियोलॉजी के आधार पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इवोल्यूशन में कैसे हो रहा है, वो अर्नेस्ट हेगल ने बताया। सो अगर मैं कहूँ कि ये किसके बच्चे हैं, किसके एम्ब्रियोज हैं, तो कैन यू सी एनीथिंग, क्योंकि ये सारे सिमिलर है। तो अर्नेस्ट हेगल ने भी देखा कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके एम्ब्रियोज बहुत हद तक सेम रहता है, एकदम एग्जैक्ट। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो भी ऑर्गेनिज्म है, इतना डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है, सारे किसी एक से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे एम्ब्रियोज भी एक जैसे दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रोथ होते हैं उनमें चेंजेस आने लगते हैं और कोई भी एक जैसा नहीं दिखता है। और अंत में क्या होता है, मैन का बच्चा ऐसा, रैबिट का ऐसा, चिक का ऐसा, टोर्टोइस का ऐसा, सैलमेंडर का ऐसा, फिश का ऐसा। तो इस बात को हालांकि नकार दिया गया था बाद में कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने, कि यार आपकी बात तो सही है, एम्ब्रियो तो सब सेम है, बट उसके बाद में जो डेवलपमेंटल है स्टडीज बताती है कि कोई भी किसी को फॉलो नहीं करता। हालांकि मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखा जाए तो कुछ ना कुछ मिल सकता है,
बट ऐसे मॉर्फोलॉजिकल वे में तो नहीं दिख पाता। सो कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने, एक अर्नेस्ट हैकल है जिसने बताया कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट दिया था इवोल्यूशन के लिए, बट इसको डिस्प्रूव किया है अर्नेस्ट वॉन बेयर ने। दोनों का नाम में अर्नेस्ट है, कंफ्यूज मत होना। सो इवोल्यूशन के दौरान हमें ये समझ में आया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जब भी ग्रो करते हैं, स्पीसिएशन होता है, तो एक कैरेक्टर से दो कैरेक्टर आ जाता है अपने हैबिटेट के आधार पे। सो कुकुरबिटा जो है उसने अपने ही स्टेम में मॉडिफिकेशन करके टेंड्रिल बनाया। वहीं पे बोगनवेलिया ने अपने ही स्टेम को मॉडिफाई करके थ्रोन बनाया, ठीक है। तो इस तरह से इनमें मॉडिफिकेशन हुआ है। हालांकि दोनों स्टेम है, लेकिन मॉडिफाई हो गया किसमें, एक टेंड्रिल में और एक थ्रोन में। तो उसे क्या कहेंगे, डाइवर्ज हुआ है। क्या हुआ है, डाइवर्ज हुआ है। फंक्शन जब भी डाइवर्ज हो रहे हैं तो उसका क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और जो ऑर्गन होंगे उनके डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में, उसको कहेंगे होमोलोगस ऑर्गन। बिकॉज होमोलॉजी देखी जाए, अगर देखा जाए कि कौन से ऑर्गन है, तो दोनों तो सेम ही है। किस मायने में सेम है, दोनों दोनों सेम है, वो स्टेम है, इसलिए वो दोनों सेम है, ठीक है। तो ओरिजिन सेम होगा बट फंक्शन डिफरेंट होगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में। और होमोलॉजी वर्ड भी आप देखना, एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, एलिफेंट और जो मैमोथ है, दोनों के एंसिस्टर सेम थे। उसके बाद से ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, मैन, चीता, वेल और बैट का एग्जाम्पल। हालांकि रेडियस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, ह्यूमरस, ह्यूमरस बोन सब में है, देखो यहाँ पे छोटी है, यहाँ बड़ी है। वहीं पे किसी में फ्लेंजेस बहुत बड़े हैं, बैट के केस में ये उंगलियों वाली हड्डी, वेल में भी उंगलियों वाली हड्डी बड़ी है, लेकिन हमारे में छोटी है। तो हालांकि बोन सब स्ट्रक्चर सेम है, बट इसमें फंक्शन डिफरेंट है। तो बैट के लिए उड़ने के लिए काम करता है, वेल के लिए तैरने के लिए, चीता के लिए भागने के लिए, मैन के लिए खाने और चलने के लिए। सो होमोलोगस स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, जो कॉमन ओरिजिन से डिराइव होगा उसको होमोलोगस स्ट्रक्चर कहेंगे। सो होमोलॉजी जहाँ पे भी दिखोगे तो कॉमन एंसेस्टर आप मिल सके वहाँ पे।